नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो हम आयुष्कामीय अध्याय जो कि अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर है वो देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, धातुओं के बारे में पढ़ा था, मलों के बारे में पढ़ा था और रसों के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो द्रव्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन से? शमन द्रव्य, कोपन द्रव्य और स्वस्थहित। अब शमन क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी में कोई दोष प्रकोपित हो गया है, उसको हमारे बॉडी में ही शांत करना। एक तो कोई भी दोष हो गया, वो क्या होगा, एक तो उसकी वृद्धि होगी, एक तो क्षय होगा। तो शमन जो द्रव्य है वो क्या करता है कि वृद्धि अगर किसी दोषों की हुई है तो उनकी साम्यावस्था में लाता है, अगर किसी का क्षय हो गया है तो उनको साम्यावस्था में लाता है बॉडी में ही। ठीक है। नेक्स्ट है कोपन। कोपन क्या होता है कि अगर कोई दोष है जो कि बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, उनको कुपित करने का काम, उनको बिल्कुल एकदम हार्मफुल कंडीशन में उसको क्रिएट कर देता है। ठीक है। जिस वजह से हमारे बॉडी में डिसीजेस क्रिएट होती है, हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे होने लगते हैं उस वजह से दोषों के। ठीक है। स्वस्थहित द्रव्य क्या करते हैं कि वो द्रव्य लेने से, जब कोई हेल्दी पर्सन है तो हेल्दी पर्सन की हेल्थ ही अच्छी तरीके से मेंटेन करना, ना ही उसको कोई डिसीज है, ना ही उसको कुछ कोपन हुआ है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बट जो हेल्दी है उसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो स्वस्थहित द्रव्य है उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। अभी हम पंचकर्मा में देखते हैं कि 2 टाइप के क्रियाएं होती है, चिकित्साएं हम बोल सकते हैं, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। ठीक है। तो शमन चिकित्सा क्या होती है कि अभी मैंने बताया कि कोई भी डिसीज को ऐसे द्रव्य देके कोई भी डिसीज को हमारी बॉडी में ही, हमारे शरीर के अंदर ही उनको शांत कर देना। और शोधन मतलब क्या होता है कि किसी डिसीज को, अगर हमें कोई डिसीज हो गया, हमारे बॉडी में कोई दोष प्रकोपित हो गया है, उनको हमारे बॉडी से बाहर निकाल देना, मतलब होता है शोधन। अगर कोई डिसीज हमारी बॉडी में हुई है जिसकी चिकित्सा हमें शोधन से करने, तो शोधन चिकित्सा क्या करेगी, वो दोष को, जो भी प्रकोपित हुआ दोष है, जो भी हमारे बॉडी में डिसीज है, उसको क्या करेगा, वमन एवं विरेचन के द्वारा, हम आगे पढ़ेंगे, वमन एवं विरेचन के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो ये क्या है, शोधन। और शमन तो हमने अभी देख ही लिया। ठीक है। अभी यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे अगर कोई द्रव्य शमन का कार्य कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ शमन का ही कार्य करेगा, वो कोपन का कार्य नहीं करेगा। और अगर कोई द्रव्य कोपन का कार्य कर रहा है तो वो शमन का कार्य नहीं करेगा। मतलब कि हर एक के जो स्पेसिफिक काम है वो एक स्पेसिफिक ही रहेंगे, कोई अदला बदली नहीं होगी, कोई एक्सचेंज वर्क नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई कोपन द्रव्य है और वो शमन का कार्य कर रहा है, ऐसा बिल्कुल कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। जो कोपन है वो कोपन द्रव्य है, वो कोपन का ही कार्य करेगा, और जो शमन द्रव्य है वो शमन का ही कार्य करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी हम स्पेसिफिक देखेंगे कि शमन द्रव्य कौन से होते हैं और कोपन द्रव्य कौन से होते हैं और स्वस्थहित द्रव्य कौन से होते हैं। ठीक है। शमन द्रव्य कौन से होते हैं? शमन द्रव्य कौन से दिए हैं यहाँ पे? तेल, घृत एवं मधु। तेल, घृत एवं मधु। तेल, घृत एवं मधु। अब तेल क्या होता है? हमें तेल के यहाँ पे गुण दिए गए हैं, स्निग्ध, उष्ण एवं गुरु। अभी स्निग्ध गुण किसके अपोजिट है? रुक्ष। उष्ण गुण किसके अपोजिट है? शीत। और गुरु गुण किसके अपोजिट है? लघु। अब ये जो गुण है, रुक्ष, शीत, लघु, ये किसके गुण है? वात दोष के गुण है। यानी ये जो तेल के गुण दिए गए हैं वो किसके गुणों के अपोजिट है? वात दोष के गुणों के अपोजिट है। यानी ये क्या करेगा? वात दोष का अगर प्रकोपित हुआ है तो वात दोष का क्या करेगा? शमन करेगा। ठीक है। ऐसे ही फिर घृत है। घृत के गुण क्या है? घृत यानी घी, तो मधुर, शीत एवं मंद। ऐसे ही इसके अपोजिट गुण वाले दोष का क्या करेगा? शमन करेगा। वैसे ही फिर मधु यानी शहद। अब शहद के गुण क्या है? रुक्ष, तीक्ष्ण एवं कषाय। तो इसके अपोजिट गुण वाले जो दोष है उनका क्या करेगा? शमन कर देगा। ठीक है। अभी है कोपन द्रव्य। हमने शमन द्रव्य देख लिया, अभी कोपन द्रव्य। कोपन द्रव्य क्या बोला गया है कि जो द्रव्य वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा मूत्र आदि मलों को कुपित करता है, यानी उनको कुपित करता है जिससे कि वो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट करते। ठीक है।
कौन से द्रव्य है? यवक, पाटल, मांस, उड़द, मछली, आम्लमूलक, सरसों का तेल, मंदक, दधी, किलाट। अब इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं, हार्डली 4-5 भी याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, इतना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब कोपन द्रव्य यानी क्या? अब यहाँ पे ना विरुद्ध पदार्थ दिए गए हैं। विरुद्ध पदार्थ क्या होता है कि कौन से दो पदार्थ को साथ में नहीं खाना चाहिए। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि दूध को कभी भी मछली के साथ नहीं खाना चाहिए। वो क्या होता है? विरुद्ध पदार्थ हो जाता है। ठीक है, विरुद्ध आहार हो जाता है, जिस वजह से वो हमारी बॉडी में डिसीज क्रिएट करने लगते हैं, यानी दूध को मछली के साथ नहीं खाना। और एक होता है कि आम को कभी दही या दही के साथ नहीं खाते हैं आम को कभी भी, वो एक विरुद्ध आहार हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के द्रव्य उसको विरुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब स्वस्थ ही द्रव्य यानी हमें मतलब हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए कब कौन से द्रव्य खाने चाहिए, कब कौन से द्रव्य नहीं खाने चाहिए, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, दिन हमने पहले ही देख लिया कि शमन द्रव्य, शोधन द्रव्य के बारे में। अब यहाँ पे वही दिया गया है कि अब यहाँ पे बोला गया है कि जो शमन द्रव्य है वो क्या है। वो जैसे हमने बोला था शोधन और शमन बोला था। तो शोधन क्या होता है? जो वमन एवं विरेचन के द्वारा दोषों को बाहर निकाल देगा शरीर से। अब वमन और विरेचन क्या होता है? वमन मतलब होता है उल्टी कराना, अपने आप उल्टी होना नहीं, उल्टी कराना, ऐसे कुछ द्रव्य देना जिससे उल्टी हो जाए और उस उल्टी में जो भी हमारे बॉडी में दोष है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, ये हो गया वमन। अब विरेचन मतलब क्या होता है? विरेचन मतलब होता है स्टूल्स के द्वारा, फीसेस के द्वारा, एक्सक्रिएटा के द्वारा पूरा हमारा जो भी दोष है वो एक्सक्रिएटा के द्वारा बाहर निकल जाए। तो यही हो गया वमन विरेचन, और इसके द्वारा क्या होती है? शोधन चिकित्सा होती है। अब शमन के बारे में यहाँ बोला गया है, तो क्या बोला गया है कि ऐसे द्रव्य जो वमन और विरेचन के द्वारा शोधन भी नहीं करते हैं और जो सम दोष है यानी साम्यावस्था में जो दोष है उनको विकृत भी नहीं करते, उनको साम्यावस्था में ही रखते हैं। बट जो विकृत हुए दोष है, जैसे कि कोई दोष बढ़ गया, किसी की वृद्धि हो गई या किसी का क्षय हो गया, कोई बढ़ गया अथवा क्षीण हो गया मतलब कि कम हो गया, तो उनको क्या करते हैं? उन दोषों को क्या करते हैं? उनको साम्यावस्था में लाने का काम कौन करता है? शमन द्रव्य करता है। ठीक है, सिंपल इतना ही है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है गिलोय का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, मतलब कि वो ना किसी का शोधन करता है, ना साम्यावस्था में जो है उनका विकृति करता है, बट जो विकृत हुए दोष है उनको साम्यावस्था में लाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वीर्य के बारे में। अब वीर्य क्या है? यहाँ पे श्लोक बोला गया है, उष्ण शीत गुणोकर्षात् तत्र वीर्य द्विधा स्मृतम। मतलब कि उष्ण गुण एवं शीत गुण की अधिकता से दो प्रकार के वीर्य माने जाते हैं। ठीक है, और उष्ण शीतोष्ण ऐसा अगर हम बोले तो अगर इनको हम कंबाइन कर दे तो इसके पर्याय से 8 प्रकार के वीर्य माने जाते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? उष्ण शीत गुणोत्कर्षात्, यानी उष्ण शीत गुण के अधिकता से वीर्य द्विधा यानी 2 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, मतलब कि शीत गुण वाला वीर्य, शीत गुण की अधिकता वाला एक कौन सा रहेगा? फिर उसमें शीत गुण की अधिकता वाला वीर्य, और दूसरा कौन सा रहेगा? उष्ण गुण की अधिकता वाला वीर्य। सिंपल। अभी नेक्स्ट है कि एक आचार्य का मत है कि जो 8 प्रकार के वीर्य मानते हैं। मतलब 8 प्रकार के कैसे हो गया? फिर एक हो गया शीतोष्ण, ये हो गया। देन मृदु तीक्ष्ण, ये दूसरा हो गया। मतलब कि अलग अलग ही, बट हम याद रखने के लिए हम कंबाइन, जैसे कि अगर शीत है तो उसका अपोजिट क्या है? उष्ण। तो अपोजिट पेयर्स बना के हम याद कर सकते हैं। जैसे कि हो गया शीतोष्ण, मृदु तीक्ष्ण, गुरु लघु, स्निग्ध रुक्ष। अगर इनमें से हम 4 भी याद कर ले तो इनके अपोजिट हम इजीली याद हो सकते हैं। जैसे कि हमने सिर्फ इतना याद कर लिया, शीत, स्निग्ध, गुरु एवं मृदु। फिर इसके अपोजिट तो है ही, मृदु का अपोजिट हो गया तीक्ष्ण, गुरु का अपोजिट हो गया लघु, स्निग्ध का रुक्ष, और शीत या उष्ण का अपोजिट हो गया, ये दोनों एक दूसरे के। ठीक है, इतना ही है।
देन है विपाक। अब विपाक क्या होता है, अब मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो विपाक ये होता है कि अगर हम, अब हमें पता है रसों के बारे में हमने पढ़ा है, 6 रसों के बारे में हमने पढ़ा है। तो जो, अगर हम कोई भी पदार्थ खा रहे हैं, उनका कोई भी रस हो, एक हर पदार्थ का कोई ना कोई रस होगा, हर अन्न का कोई ना कोई रस होगा। अगर हम कोई भी वस्तु खा रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स खाने लायक, जो जिसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक रस होगा, एक तो मधुर होगा, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इनमें से कोई भी रस हो सकता है। अभी हम खा रहे हैं तो स्टार्टिंग में जो हमारे हमें रस लगेगा, हमें रस हम जो रस हमारे टेस्ट लगेगा, जो रस का टेस्ट लगेगा वो हो गया उसका मेन रस। विपाक क्या होता है कि अगर हमने पूरा वो पदार्थ खा लिया, लास्ट में जो हमें रस का टेस्ट आता है, लास्ट में वो होता है विपाक। पूरा खा लेने के बाद जो हमें रस का टेस्ट आता है वो आता है विपाक। अब फॉर एग्जाम्पल क्या, आंवला, जैसे कि आंवला में जब हम आंवला खाते हैं तो कैसा खट्टा सा लगता है, बट हम जब पूरा आंवला खा लेते हैं, जब पूरा हम खा लिया, मुंह में आंवला नहीं है बट एक मीठी मीठी सी टेस्ट आती है आंवला खा लेने के बाद, है ना। जब हम आंवला खाने के बाद पानी भी पीते तो एकदम मीठा मीठा सा लगता है, तो वो जो मीठा है वो हो गया विपाक, वो मीठा रस जो है वो हो गया विपाक। सिंपल इतना ही। अब यहाँ पे विपाक का डेफिनेशन बोला गया है कि त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद अम्ल कटुकात्मक, मतलब कि 3 प्रकार के विपाक माने गए हैं। मतलब कि अगर कोई किसी पदार्थ का विपाक हो रहा है, किसी अन्न का विपाक हो रहा है, तो वो 3 ही टाइप का होगा, एक तो मधुर होगा, एक तो अम्ल होगा, एक तो कटु होगा। तो अभी कौन सी इसका मधुर होगा, कौन सी इसका अम्ल होगा, कौन सी इसका कटु होगा, है ये हम आगे के चैप्टर में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे विपाक, ठीक है। अब यहाँ पे विपाक के बारे में एक डेफिनेशन बोली गई है कि रसानाम परिणामन्ते सविपाक इति स्मृतः, अर्थात कि जो रस के अंत में, अर्थात जो अंत में जो रस बनता है, अगर हम कोई पदार्थ खा रहे हैं तो जो अंत में, उसका खाने के अंत में एकदम जो रस बनेगा सबसे अंत में, वो हो गया विपाक, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी गुण, द्रव्यों के, हम द्रव्यों के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, द्रव्यों के कौन से गुण होते हैं, ठीक है। अभी जो गुण है वो हम पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर है। यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक, और जो बेसिक हमें याद होना चाहिए और जो पेपर में पूछते भी हैं मोस्टली यही, तो यही हमें याद होना चाहिए। अब जो भी बाकी के इंपॉर्टेंट चीजें हैं द्रव्य के बारे में, हम जो द्रव्य का स्पेसिफिक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें हम देख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको गुरुवादी गुण भी कहते हैं, गुरु आदि, गुरुवादी यानी गुरु आदि गुण, ठीक है, सिंपल। अब 20 गुण कौन से हैं, गुरु लघु, ठीक है। ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट पेयर्स बना के याद करना है, बिल्कुल बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल अपोजिट पेयर्स बना के याद करना है ताकि याद करने में ज्यादा दिक्कत भी ना हो। गुरु लघु हो गया, गुरु लघु मंद तीक्ष्ण शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष लक्षण खर सांद्र द्रव मृदु कठिन स्थिर सर सूक्ष्म, सूक्ष्म यहाँ पे स्थूल है, यहाँ पे क्या है, स्थूल, सूक्ष्म स्थूल विशद और पिश्चिल, ठीक है। फिर से हम देखेंगे, गुरु लघु मंद तीक्ष्ण शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष लक्षणकर सांद्र द्रव मृदु कठिन स्थिर सर सूक्ष्म स्थूल विशद और पिश्चिल, ठीक है। इतने गुणवादी गुण हम देख लिए, यानी द्रव्य के गुण हम देख लिए। अब इसका डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, इतना ही याद करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे गुणों का मीनिंग दिया गया है कि कौन से गुणों का क्या मीनिंग होता है। गुरु यानी भारी, लघु यानी हल्का, इसमें ही आप अपोजिट देख के याद करेंगे तो भी बहुत इजीली याद हो जाएगा। मंद, तीक्ष्ण, शीत यानी हल्का भारी, चिरकारी, तीखा, शीतल, गरम, चिकना, रूखा यानी रुक्ष, साफ यानी श्लक्ष्ण, खुरदुरा यानी खर मतलब रफ जैसा, गाढ़ा यानी सांद्र, पतला, द्रव, कोमल, मृदु, कठोर, कठिन, अचल यानी स्थिर मतलब कि स्टेबल, चल, सर, बारीक, सूक्ष्म मतलब एकदम माइक्रो, मोटा मतलब स्थूल, टूटने वाला यानी विशद, और लसीला मतलब पिश्चिल, ठीक है। अभी यहाँ पे
हमने आज देखा द्रव्य के बारे में, जो भी आज हमने द्रव्य के बारे में पढ़ा। अभी यहाँ पे आज के लिए इतना ही। अब आगे के चैप्टर्स में हम आगे के टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। तो आप ये द्रव्य जो है अभी यहाँ पे, ये इस चैप्टर में सिर्फ द्रव्य का जितना भी बेसिक था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम रोगों के बारे में पढ़ेंगे, रोगी, रोग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।